आवाज आ रही है अब? ठीक है। हाँ भाई, हम टॉपिक पढ़ रहे थे प्रकाश का परावर्तन। हेडिंग डालिए प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण टकराती है तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो अपने अक्ष से विचलित हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं? बस प्रकाश का अपवर्तन हम इसी चीज को कहते हैं। ध्यान से देख लेना भाई। प्रकाश किरण द्वारा, लिखो जल्दी से, प्रकाश किरण द्वारा। मैं बाद में आपको लिखने का टाइम अतिरिक्त नहीं दूंगा, चाहे भले आप केजरीवाल हैं चाहे आप कुछ भी हैं। ध्यान से देख ले। वो मुझे पता है कल आप मेयर का चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन इधर आ जाए आप। जीत गए ना भाई? अब छोड़ो, इधर आओ। प्रकाश प्रकाश किरण द्वारा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करने पर अपने अक्ष से विचलित होना। ये हमारे पास प्रकाश का कौन सा गुण कहलाता है? अपवर्तन का। प्रकाश का अपवर्तन के हमारे पास दो प्रकार के गुण होते हैं। एक होता है सघन से विरल और एक होता है विरल से सघन। ठीक है। अब हमारे पास इसमें आवाज नहीं भाई। हमारे पास प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा। हम ये मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास बीच में है वो माध्यम में जाने के लिए बाउंड्री यानी माध्यम परिवर्तन हो रहा है। आप पूरी चीज समझ लेना भाई ध्यान से। ये परिवर्तन हो रहा है। ये जो भाग है वो हमारे पास कहलाता है अभिलंब।
ये जो हमारे पास किरण आ रही है इसे कहते हैं आपतित किरण। और जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा वो आपतन कोण होता है। आपतन कोण थीटा आई से डिनोट होगा। अब यहां पर जब माध्यम सेम ही माध्यम होती है तो सीधी सीधी गमन कर लेगी, लेकिन माध्यम चेंज हो रहा है, यानी कि हवा से पानी में, पानी से हवा में, कांच से हवा में, हवा से कांच में, इस प्रकार माध्यम तो चेंज है। तो माध्यम परिवर्तन होगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करने पर क्या होगा, अपने अक्ष से विचलित होना। तो हमारे पास दो प्रकार का माध्यम है। ऊपर की तरफ जो है उसको लिख देते हैं माध्यम फर्स्ट, और इधर जो है इसको लिख देते हैं माध्यम सेकंड। ठीक है। और जब हमारे पास माध्यम फर्स्ट और माध्यम सेकंड के अंदर बात करेंगे तो हमारे पास यही होगा कि सघन और विरल का मामला क्या है। हमारे पास किसका देखना पड़ेगा, सघन और विरल का। सघन और विरल के आधार पर चीजें हमारे पास तय होगी। यदि हमारे पास विरल से सघन में जा रहा है, पहला माध्यम है विरल और दूसरा माध्यम कौन सा है, सघन। विरल से सघन में जा रहा है तो कम घनत्व से अधिक घनत्व की तरफ जा रहा है। तो बताइए कि हमारे पास आपतित किरण जो दूसरे माध्यम में जाएगा तो अपवर्तित किरण हो जाएगी, ये अभिलंब की तरफ मुड़ेगी कि अभिलंब से दूर, अभिलंब की तरफ है। अब देखो यदि सीधी जाती तो ये होता, लेकिन सीधी नहीं गई तो इस तरफ गई, तो ये हमारे पास कौन सी किरण होगी, अपवर्तित। अपवर्तित को हम थीटा आर लिखेंगे, यानी कि हमारे पास ये रिफ्रैक्शन होता है। अपवर्तन क्या होता है, रिफ्रैक्शन। परावर्तन होता है रिफ्लेक्शन, ये रिफ्रैक्शन है, इसलिए आर आया भाई, नहीं तो ये रहेगा ना थीटा आर। और यदि हमारे पास प्रकाश किरण है जो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होगा भाई, अभिलंब से दूर, अभिलंब से दूर होगी तो ये हमारे पास थीटा आर होगा। क्लियर। तो इसमें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की तरंग किस तरफ मुड़ेगी, ये किस बात पर डिपेंड करेगा, माध्यम पर। सघन से विरल है या विरल से सघन से, यदि विरल है तो अभिलंब से दूर और विरल से सघन है तो अभिलंब की तरफ। लॉजिक क्लियर है कि नहीं है, ठीक है, करो नोट, बात नहीं करना कोई भी। हाँ, गली में
कितना टेस्ट हो रहा है आपका? आज कितना नंबर टेस्ट हुआ? 15 है। कल का रिजल्ट नहीं लगाया? अभी लगा दोगे? 5 मिनट में? ठीक है, 5 मिनट में आ जाएगा। नहीं, वो मेरा सवाल हुआ ही नहीं, तुम तो बीच में सवाल अपना घुसेड़ देते हो। मेरा सवाल ये है, आप 15 टेस्ट दिए हो, कुछ अंतर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मेरा सवाल केवल इसी लॉजिक पे टिका है। और दूसरा सवाल इसमें एक और है, आपका पढ़ने का मन करता है कि नहीं करता है? बस मेरा सबसे प्रमुख काम है, किसका नहीं करता? हाँ, मेरा प्रमुख काम है कि आपके पढ़ने का मन करें। बाकी तो भाई सिलेक्शन आपके पढ़ने से होना है। मेरा प्रमुख काम है कि आपके पढ़ने का लगातार मन करेंगे, हाँ ये पढ़ना, ये पढ़ना, ये पढ़ना, ये पढ़ना। कई बार ऐसा नहीं लगेगा कि क्या ही पढ़ूं मैं। बस ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज तो क्या है, बाकी तो आपको पढ़ने से सिलेक्शन होना है। बात सही है कि नहीं है? क्या बात है? टेस्ट में आवाज मत किया करो भाई, ये टेस्ट आपका खुद का है। और अक्सर ऐसे मामलों में क्या होता है कि जो ज्यादा आवाज करता है वही शिकायत करता है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है इस। लिख लिया भाई? और ध्यान रखें, प्रकाश में इन तीरों का ही महत्व है सब कुछ। लिख लिया भाई? तो लिखो एक लाइन, जब प्रकाश तरंग, जब प्रकाश तरंग विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ गमन करती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करती है, जब प्रकाश तरंग विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करती है तो अभिलंब की तरफ मुड़ती है। जब प्रकाश तरंग, जब प्रकाश तरंग सघन माध्यम से, नहीं विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करती है तो अभिलंब की तरफ मुड़ती है, तो अभिलंब की तरफ मुड़ती है। ठीक है, दूसरा लिखो, जब प्रकाश तरंग सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो अभिलंब से दूर मुड़ती है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो अभिलंब से दूर मुड़ती है।
तो अभिलंब से क्या मुड़ती है भाई? दूर। ठीक है, यहां तक का क्लियर। अगला है हमारे पास नेक्स्ट अपवर्तन के उदाहरण। अपवर्तन के उदाहरण क्या है भाई? पहला एग्जांपल लिखो, तारों का टिमटिमाना। ध्यान रहे, तारों का चमकना परावर्तन है, तारों का टिमटिमाना अपवर्तन है। टिमटिमाने का मतलब है नजदीक दिख रहा, दूर दिख रहा, नजदीक रह दूर दिख रहा। टिम टिम तो ये हुआ। तो तारों का टिमटिमाना किसका उदाहरण है? अपवर्तन का। ठीक है, कांच की गिलास में रखे नींबू का बड़ा दिखाई देना। लिखो, कांच की गिलास में रखे नींबू का बड़ा दिखाई देना। कांच की गिलास में रखे नींबू का बड़ा दिखाई देना। करूं तुझे आज बातें सारी, क्या दिक्कत है तुम्हारे दोनों का? किधर लिखा तूने? हुँ? मैं मुर्गा बना के ले जाऊं इधर से, सीधे सीधे सुधर जाना। अब लेगा, मैं ढूंढ ही रहा था, मैंने कहा कौन धक्का चढ़े। कल तो मेरा हाईलाइट में ये था, फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने केवल छोड़ा इसी कारण था, मैंने कहा मैं ठोकूं मर और जाएगा, बाकी मुझे कोई दया नहीं आई। अरे हाँ वाह, तारों का टिमटिमाना लिख लिया। और कांच की गिलास में रखे नींबू का बड़ा दिखाई देना। पानी में डूबी छड़ का टेढ़ा दिखाई देना। पानी में डूबी छड़ का टेढ़ा दिखाई देना। पानी में डूबी छड़ का टेढ़ा दिखाई देना। लिख लिया? ठीक है, इसके हाँ, पानी में डूबी छड़ का टेढ़ा दिखाई देना। और इसके बाद में हमारे पास है, जैसे पानी के अंदर चाहे सिक्का गिरा हुआ हो, चाहे बाल्टी गिरी हुई हो, या पानी का तल हो, ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। लिखो, पानी के तल का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। पानी के तल का या पानी से भरे होद का तल ऊपर उठा दिखाई देना। सीधा लिखो, पानी में तल का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। तल पानी में है, तो पानी में तल का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। ये भी लिख लिया। सूर्योदय व सूर्योदय से पूर्व सूर्य उदय होने का आभास होना। सूर्योदय से पूर्व, सूर्योदय से पूर्व सूर्य उदय होने का आभास होना। क्या हुआ? आपके पास आई नहीं क्या? कम पड़ गई क्या? है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से हाथ खड़ा कर लेना। सूर्योदय से पूर्व सूर्य के उदय होने का आभास होना कि सूरज उगने वाला है। जो पहला आभास होता है, ये भी कौन सा है? अपवर्तन। अपवर्तन के जो उदाहरण लिखे हैं, इनमें किसी में कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं? हाँ, क्योंकि पानी में बाहर माध्यम में हवा, अंदर माध्यम में पानी, माध्यम परिवर्तन हो गए ना। तो हमारे पास जैसे यदि मान लो विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की तरफ, और सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर, माध्यम परिवर्तन होगा तो छड़ टेढ़ी दिखाई देगी। देखो कि ये बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने कि साहब टेढ़ी तो जब दिखाई देगी ना जब आधी बाहर आधी अंदर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली है। आप पहली लाइन पढ़ो जो ऊपर लिखी हुई है। अपवर्तन यही कहता है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में होगा तभी अपवर्तन है,
जब पूरी छड़ पानी में है तो माध्यम तो दो हुआ ही नहीं, एक हुआ। और जब माध्यम एक हुआ तो मैंने लिखा दिया था तल का ऊपर उठा हुआ। मैंने कहा चाहे पानी में सिक्के के ऊपर उठा दिखा देना, पानी में बाल्टी के ऊपर उठा दिखा देना, या पानी के पूरे तल का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, तीनों एक ही तो बात है ना भाई। ये है। इसके अलावा कोई उदाहरण? चलो, अब आता है कि अपवर्तन का नियम क्या है। अपवर्तन के लिए हमारे पास दो नियम काम करते हैं, ये ध्यान रखना भाई। क्या अपवर्तन का नियम? पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब तल पर तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब तल पर एक ही बिंदु पर मिलते हैं। तल पर एक ही बिंदु पर मिलते हैं। दूसरा नियम कहता है जो स्नेल का नियम है, स्नेक नहीं स्नेल, SNELL, स्नेल का नियम। यह भी नियम अपवर्तन के लिए था। इसको दो प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक तो मैं लिख दूं साइन आई बटा साइन आर बराबर हो जाएगा म्यू, और म्यू हमारे पास क्या होता है? अपवर्तनांक। म्यू हमारे पास क्या है? अपवर्तनांक। यानी कि साइन आई और साइन आर में थीटा आई और थीटा आर में संबंध कौन व्यक्त करेगा? म्यू करेगा, क्योंकि दोनों सीधे बराबर नहीं होंगे। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं N1 माध्यम है या एन आई साइन थीटा आई बराबर एन आर साइन थीटा आर, यानी इसके माध्यम का गुणांक और इसके माध्यम का गुणांक। तो इसमें हमारे पास जो सूत्र मिलेगा साइन थीटा आई बटा साइन थीटा आर बराबर एन आर बटा एन आई, ये मिलता है। ठीक है, एन आर और एन आई माध्यम का गुणांक है। एन आई और एन आर क्या है? माध्यम के गुणांक। कौन आर कौन आई समान बता दीजिए। समान नहीं हो सकता ना इसमें।
लिख लिया भाई? ठीक है। अब अब हमारे पास आता है अपवर्तनांक के बारे में कि अपवर्तनांक का मान क्या है। जल्दी लिखो भाई। अब हम आते हैं अपवर्तनांक, जिसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अरे पीछे वालों, थोड़ा सुधर जाओ। आप इतना तंग ना करें कि लास्ट में दिक्कत हो जाए आपको भाई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है कि हमारे पास म्यू से रिप्रेजेंट होता है। देखो कि हवा का मान है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1.003। तो लगभग क्या हुआ भाई? 1 ही हुआ। लगभग क्या हुआ? 1। ठीक है। इसी प्रकार जो बर्फ होता है, बर्फ का कितना होता है? 1.31 है। जल का 1.33 है ना? हाँ, जल का 1.33। कांच के बारे में क्लियरली कह नहीं सकते हैं क्योंकि कांच की क्वालिटियां अलग अलग होती हैं। लेकिन कांच के बारे में आप ये कह सकते हैं 1.52 से 1.65। मेरे हिसाब से ये फ्लिंट कांच का है। फ्लिंट कांच और ये क्राउन कांच है। एक और लिख देता हूं, हीरा जो होता है डायमंड, इसका 2.42 है। बाकियों का याद करके क्या करें, इतना बहुत है। हैं? केरोसिन का आई थिंक 1.44 होता है। 1.4 होता है केरोसिन का। केरोसिन का भी होता है, ऐसे तो सेंधर नमक का भी होता है। इतना बहुत है। आई से इंसिडेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और आर से रिफ्रैक्टिव को रिप्रेजेंट करते हैं। लिख लिया भाई? इसके बाद में आपने एक शब्द सुना है, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण यानी क्रिटिकल एंगल। क्या करो? हीरे में सभी पदार्थों में रहता है। वह पदार्थ जो सघन से विरल में गमन करेंगे, उन सभी पदार्थों में क्रांतिक कोण होता है। हीरे का क्रांतिक कोण कम है, कांच का क्रांतिक कोण अधिक है। बाकी दोनों में क्रांतिक कोण तो होता ही है। समझ लेते हैं क्रांतिक कोण होता क्या है। आप इतना सा देख लो अपवर्तन वाली कंडीशन कि यहां पर आपने देखा था जब सघन से विरल में जाएंगे तो अभिलंब से क्या मुड़ेगा? दूर। लिख लिया? देख लिया? यही काम में लेंगे हम। तो अब हेडिंग डालते हैं क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण की डेफिनेशन तो बाद में लिखेंगे, पहले समझ लेते हैं। क्रिटिकल एंगल,
ठीक है। आवाज नहीं भाई। अब समझें बात को थोड़ा ध्यान से। जब हमारे पास प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आएगी तो अपने अक्ष से विचलित होगी कि नहीं होगी? होगी। और यदि यह सघन से विरल में आती है तो क्या होगा? सघन से विरल में तो बताइए, अभिलंब से क्या हटेगी? दूर। अभिलंब से दूर हटेगी तो मैं कह देता हूं भाई ये एंगल आएगा। बात ठीक है? समझ लेना ध्यान से। जब सघन से विरल में प्रकाश किरण आई, एक माध्यम से दूसरे माध्यम आई, तो अभिलंब से क्या हटी? दूर। चलो ठीक है। अब यदि मान लो प्रकाश किरण यहां से आपतित होती है तो बताइए यहां से आपतित होगी तो एंगल ऐसा जाएगा कि नहीं जाएगा? एंगल ऐसा जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। ठीक है। अब है तीसरा। ठीक है। अब क्या है? तीसरा। तीसरा यह है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो हमारे पास ये और ज्यादा ऐसे एंगल होगा तो इधर जाएगा कि नहीं जाएगा? और अब बताओ ये अपवर्तित कोण कितना डिग्री का हुआ? 90 डिग्री का। और ये जो कोण बना ये हमारे पास क्या कहलाएगा? क्रांतिक कोण। तो पहली बात तो क्रांतिक कोण की कंडीशन तभी पॉसिबल है जब सघन से विरल में जाता हो। कब पॉसिबल है? जब सघन से। क्या विरल से सघन में जाने पर पॉसिबल है क्या? नहीं। कब पॉसिबल है? जब सघन से विरल में जाए। तो क्रांतिक कोण के बारे में ये लाइन लिखोगे, जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो वह न्यूनतम आपतन कोण, जब परावर्तित कोण कितना डिग्री हो, अपवर्तित कोण कितना डिग्री होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण। क्लियर है? या समझ में आ गया? लिखो पहले लाइन जो बोल रहा हूं, जो लाइन बोल रहा हूं वो सबसे पहले लिखो। प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, सॉरी, प्रकाश किरण सघन माध्यम से, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है। प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो वह न्यूनतम आपतन कोण, वह न्यूनतम आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाएगा। वह न्यूनतम आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाएगा जब अपवर्तित कोण, जब अपवर्तित कोण 90 डिग्री हो जाए। जब अपवर्तित कोण कितनी डिग्री हो जाए भाई? 90 डिग्री हो जाए। तो लिख लो। लॉजिक तो समझ में आ गई ना? लॉजिक समझ में आना जरूरी है। और क्या जरूरी है? ये तो जरूरी है। तो क्रांतिक कोण की घटना घटेगी? बिल्कुल घटेगी। कब घटेगी?
जब सघन से विरल में, विरल से सघन में तो पॉसिबल ही नहीं है। बना लो भाई, पीछे महान आदमियों, तुम भी बना लो, इतने गौर से केवल देख ही रहे हो। लिख लिया भाई। अब एक लिखो, जो हीरा है उसका क्रांति कोण का मान है 24.41। क्राउन कांच का मान है 41.14। फ्लिंट कांच का मान है 37.11। पानी का मान है 48.75। क्या कह रहे हो? ये दोनों कांच अलग अलग क्वालिटी वाले होते हैं। कांच अलग अलग हैं, एक ही प्रकार के कांच नहीं है। एक होती है कि जो लेंस में प्रयोग किया जाते हैं, एक सामान्य कांच के रूप में प्रयोग किया जाते हैं। इस प्रकार कांच के गुणों के कारण इन कांच का अलग अलग गुण है। फ्लिंट और क्राउन कांच लिख दिया। अब एक इसी के कॉन्सेप्ट की एक और चीज बची, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हाँ, ये कॉन्सेप्ट यही है। अभी आपको पता चल जाएगा खुद को कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन परावर्तन का गुण नहीं है, अपवर्तन का गुण है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसका गुण है? अपवर्तन का। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब आपने, आवाज नहीं, जब आपने ये देखा कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जारी है। प्रकाश किरण कौन से माध्यम से जारी है? साथ के साथ बनाओ, इधर देखो, क्या चाहते हो? प्रकाश
प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है और वो भी सघन से विरल में, तो सघन से विरल में करते तो अभिलंब की तरफ जाएगी कि अभिलंब से दूर जाएगी? अभिलंब से दूर हटेगी। ठीक है। यदि प्रकाश किरण ये इसी दिशा में आ रही थी तो ये विचलित होकर क्या जाएगी भाई? इस दिशा में चली जाएगी। ओके। यदि मान लो जो प्रकाश किरण आ रही है उसका एंगल ये है, ये मैं कलर चेंज कर देता हूं, उसका एंगल ये है, तो ये इस दिशा में चली जाएगी। तो आप कहेंगे ये कोण हमारे पास क्या कहलाएगा? क्रांति कोण। यहां तक भी ठीक है। और यदि प्रकाश किरण जो आ रही है उसका एंगल क्रांति कोण से भी ज्यादा हो तो बताओ प्रकाश किरण टकरा के वापस उसी माध्यम में लौटेगी कि नहीं लौटेगी? बताओ पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? किसकी घटना है? अपवर्तन की। किसकी घटना है? अपवर्तन की। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया है कि हमारे पास यदि सघन से विरल के माध्यम में प्रकाश किरण जाती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक है, आपतन कोण क्रांति कोण कितना है और ये क्रांति कोण से क्या है? अधिक। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी, क्योंकि लौट के उसी माध्यम वापस आ गया। लिखो लाइन, ये बाद में बना लेना चित्र, बहुत बढ़िया बात है। लिखो, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो तो प्रकाश तरंग पुनः उसी माध्यम में लौट के आ जाती है। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो तो प्रकाश किरण उसी माध्यम में लौट के आ जाती है, उसी माध्यम में लौट के आ जाती है। इससे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन को कई बार परीक्षा में TIR लिखेंगे, इसका मतलब है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। TIR क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब एग्जाम्पल लिखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के, और चित्र बना लेना, बाद में बना लेना चित्र, कहीं मिटा थोड़ी रहा हूं। कॉन्सेप्ट चित्र, ये जो तरंगे इतनी सारी मैंने इसलिए बनाई कि आपको समझ में आ जाए ये दोनों एक दूसरे से लिंक कैसे है। यदि आपने सघन विरल को ध्यान से देखा तो पता चला ये सारी चीजें तो तरंगे लिंक है। ऐसा नहीं है कि जो तीर आया है वो उड़ता है किधर भी चला जाएगा, ये ये फिक्स है, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान रखें, और इसलिए भी ध्यान रखना जरूरी है क्यों आगे हम पढ़ेंगे दर्पण। दर्पण में बनते हैं बहुत सारे प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब का कॉन्सेप्ट इसी के ऊपर टिका हुआ है कि नहीं। तो चलो पहला कॉन्सेप्ट तो हमारे पास ये हो गया। एग्जाम्पल लिखो, रेगिस्तान में मर्ग मरीचिका बनना। जैसे आपको सड़क पर पानी दिखता है ना दूर, उसी प्रकार कहते हैं कि रेगिस्तान में जब हिरण घूमता है तो हिरण को दूर है ना रेत चमकती हुई दिखती, तो उसको लगता है पानी है, वहां जाता है दौड़ के, वहां पानी नहीं होता है, फिर उसको दूर कहीं और दिखता पानी, उधर जाता है उधर भी नहीं दिखता है। इसे मर्ग मरीचिका या मर्ग तृष्णा बोलते हैं। रेगिस्तान में मर्ग मरीचिका या मर्ग तृष्णा,
मर्ग मरीचिका कहो या मर्ग तर्षणा कहो। मरीचिका का इंग्लिश में अर्थ होता है मिराज। मिराज आता है जर्दा। उसके ऊपर भी लिखा हुआ है तृप्ति का नया एहसास। तो वो कह रहा है ये भी आपकी तर्षणा मिटा रहा है, क्यों? मरीचिका का शब्दकार तो वही है, उसने भी तो शब्द वहीं से उठाया है। मरीचिका का शब्द क्या होता है भाई? जो हमारे पास मरीचिका का अर्थ है मिराज, और उसका है तृप्ति। जैसे मान लो कोई प्यासा है हिरण, उसको पानी चाहिए होता है, तो उसके ऊपर लिखा है तृप्ति का नया एहसास, याद रह जाएगा। अगला लिखो प्रकाशीय तंतु, इंग्लिश में लिखो ऑप्टिकल फाइबर। प्रकाशीय तंतु, प्रकाशीय तंतु इंग्लिश में ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर केबल है ना, जो ओएफसी केबल कहलाती है, ऑप्टिकल फाइबर केबल। अब ये क्या होती है कि अपने एक देश से दूसरे देश के बीच या एक शहर से दूसरे शहर के बीच इंटरनेट भेजते ना, तो ओएफसी केबल का बहुत योगदान होता है। यही तो इंटरनेट भेजेगा दूर तक, ऊपर से थोड़ी आ रहा, अपने इंटरनेट ऊपर से नहीं आ रहा, इंटरनेट ओएफसी केबल के माध्यम से आ रहा है। समुद्रों में भी ओएफसी केबल बिछाई जाती है। तो इसीलिए तो सबसे पहले जब स्टार्ट करते हैं बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। अच्छा, ओएफसी केबल आपने रोड पे जाते हैं तो रोड हाईवे के साइड में लाल पत्थर देखे होंगे, लिखा है ओएफसी, नीचे तीर का निशान, कि इधर ऑप्टिकल फाइबर केबल लगी है, जो इंटरनेट की केबल है, जो एक जगह से दूसरे जगह हमारे पास संचार को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल के आगे लिख दो डैश करके संचार में उपयोगी। संचार में उपयोगी डैश करके लिख दो, पता रहेगा ये है क्या, काम लेते हैं। संचार में उपयोगी, कम्युनिकेशन करने के लिए। कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? सूचनाओं का आदान प्रदान। आप कहोगे मैं सुनूंगा, मैं कहूंगा आप सुनेंगे, सूचना इधर उधर जाएगी, उसे कहते हैं कम्युनिकेशन। तो इसके लिए ओएफसी केबल को काम में लिया जाता है। रेगिस्तान में मर्ग मरीचिका का बनना, और कौन सा उदाहरण है? पानी का तो लिख देना है। हाँ, हीरे का चमकना लिखो, हीरे का चमकना। हाँ, चटके हुए कांच का भाग चमकीला दिखाई देना। चटका हुआ, टूटा हुआ है ना, चटका हुआ या टूटा हुआ, चटका हुआ कांच का भाग चमकीला दिखाई देना, यानी टूटे हुए कांच का भाग चमकीला दिखाई देना। अब कालिक पोती हुई गेंद का, जहां चमकीला शब्द आता है वो सारा यही है। परग नली का चमकीला दिखाई देना, तो भी यही है। कालिक पोती हुई गेंद का चमकीला दिखाई देना, तो भी यही है। वो ये लिख दिया मर्ग मरीचिका में, मैंने कहा ना इसका अर्थ यही है। रेगिस्तान में मर्ग मरीचिका इसलिए कि रेगिस्तान में रेत चमकती है, और आप जा रहे हो रोड पे, तो रोड पे ना आपको पानी लग रहा है कि दूर पानी है, गर्मियों में ज्यादा लगेगा, तो आप वहां जाते तो वहां पानी नहीं होता। तो अरे इधर देखो, इधर इधर इधर, हाँ, तो ये है हमारे पास पूर्ण आंतरिक परावर्तन की गणना। और ध्यान रहे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य कर रहा है, मैंने दिखा दिया आपको। पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसके सिद्धांत पर कार्य कर रहा है? अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य कर रहा है। हाँ, अब बना लो, लिख लो, अपनी क्लास तो हुई पूरी। और ध्यान रहे, कल क्या पढ़ेंगे मैं बता देता हूं पहले। कल हम 3 इंपॉर्टेंट भाग पढ़ेंगे। व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण। हमने परावर्तन पढ़ लिया, अपवर्तन पढ़ लिया। व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण हम कल पढ़ेंगे। परसों की क्लास हम शुरू करेंगे दर्पण के बारे में। फिर दर्पण पढ़ेंगे, लेंस पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे वर्ण विक्षेपण, जिसमें इंद्रधनुष वगैरह आएंगे। उसके बाद में लास्ट में हम पढ़ेंगे मानव नेत्र, और तब ये हमारे पास बहुत बड़ा चैप्टर है वो पूरा होगा। क्लियर?